पूरी आर्क की लेंथ आएगी और पूरी आर्क की लेंथ को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, थीटा इंटू आर। तो वही काम करेंगे, तो याद रखना ये फॉर्मूला जरूर है, इसको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट इस तरफ फ्लो हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इधर में। वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर 2 लेके। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, और वो भी बायो-सेवर्ट के लॉ से। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, स्ट्रेट वायर पढ़ा था, सर्कुलर लूप पढ़ेंगे हमें बायो-सेवर्ट लॉ। तो याद होगा क्या था बायो-सेवर्ट लॉ, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, पहले इसकी थीम अच्छी सी करते हैं। बैकग्राउंड हमारा जो यूज होता है यूजुअली, कहाँ गया ये हमारी, ये है हमारा बैकग्राउंड, इसको यूज करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था बायो-सेवर्ट लॉ में, जो एलिमेंटल चार्ज के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, यही होती है बच्चों। बायो-सेवर्ट लॉ से हमने यही पढ़ा था। वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, इस बात का ध्यान देना। ये किसकी बात हो रही है, स्केलर फॉर्म की। डायरेक्शन तो हमने निकाल लिया था, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, करंट के डायरेक्शन में थंब और फिंगर कर्ल जहां हो रही है वहीं पे मैग्नेट का डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा था, आप लोगों को आई होप याद होगा ये फॉर्मूला। याद है तो कमेंट में बताइए और खुशी दिखाइए अपना। ठीक है, चलो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। करंट तो होना ही चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने के लिए हमारे पास करंट तो होना ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है करंट कैरिंग लूप होगा। तो हम पहले एक लूप बना देते हैं, एक मैंने बना दिया है लूप। ठीक है, अब इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। इस लूप को थोड़ा सा थिक कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा मोटा कर देंगे। ठीक है, कलर में येलो कर लेते हैं। ओह शिट, फिल नहीं करना था, मैं फ्रेम बना रहा था। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया करंट कैरिंग लूप। अब इसके थ्रू सेंटर पे, कहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सेंटर ओ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ ओ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम छोटा सा एलिमेंटल चार्ज यहाँ पे ले लेंगे, dl छोटा सा। ठीक है बच्चों, dl, और इसमें करंट फ्लो करा देते हैं। करंट मान लो यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I करंट, यहाँ से I करंट जा रहा है। और हम क्या निकालना चाहें, अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे तो करंट के डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, थंब होगा, और यहाँ O पे हमारी फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनवर्ट डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट में होगी, ये आपको तो पता ही है। अब हम इसके थ्रू निकालेंगे इस पॉइंट पे। हमें पता है ये क्या डायरेक्शन लेते हैं, लेंथ का डायरेक्शन। यही तो है, जो लेंथ है वो कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। लेंथ आगे की तरफ जा रही है ना, dl I क्रॉस dl, इसी तरह तो निकालते हैं। हाँ, ये लेंथ आगे की तरफ जा रही है, और ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। बच्चों समझ में आ रहा है, 90 डिग्री बन रहा है एंगल, देख के पता चल रहा होगा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई 90 डिग्री। अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है सर। छोटे से इस छोटू से लेंथ के लिए छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, सॉरी बच्चों सॉरी, म्यू नॉट 4 पाई आई। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये रेडियस है, डिस्टेंस बार, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, जो कि रेडियस है इस लूप की। ठीक है, आर स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, dB इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू, अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं बच्चों। अच्छा, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं, और साइन 90 की वैल्यू आप सबको पता है 1 होती है। तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कट करके ये पूरा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है, इसलिए पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। तो हम अब कांस्टेंट जो चीजें हैं उसको बाहर निकालते हैं। म्यू नॉट 4 पाई ये तो कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है। करंट भी कांस्टेंट है, ये भी आपको पता है। रेडियस तो कांस्टेंट है ही है, ये भी आपको पता है। तो बचा क्या, बस खाली dl बचा। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या बचा, dl बचा। बड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा, इसको देख लो जल्दी से। तो ये मैग्नेटिक dB का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। अब ये म्यू नॉट 4 पाई ऐसे ही रहेगा, 4 पाई आई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये पता है dl मतलब क्या है, ये छोटी सी लेंथ है। अगर पूरी लेंथ निकाले तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा। हम किसके थ्रू देख रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के थ्रू देख रहे हैं। तो ये पूरी जो लेंथ, अगर dl को इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएगा, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। आपने पढ़ रखा है, इसको कट करना चाहो तो कट करो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आपकी बुक में दिया तो मैं भी कट कर दे रहा हूँ इस बार। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ये चीज की नहीं, म्यू नॉट आई आर।
ठीक है बच्चों, म्यू नॉट आई आर। अच्छा यहाँ टू भी तो है, सॉरी बच्चों, यहाँ टू भी है क्योंकि टू टू ज़ा 4। ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो इसको जल्दी से नोट करिए। मैं हट जाता हूँ, तब तक मैं फैन भी लगा लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नेक्स्ट लेवल, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको। हाँ, आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए। मैं फैन जल्दी से लगा के आता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा और आप लोगों के समझ में भी आया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा, ऐसे मेरी गट्स फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। बार बार इतना नाटक क्यों कर रहा है ये? ठीक है, तो आप लोगों ने ये नोट भी कर लिया होगा। एक बार और मैं समझा देता हूँ क्या है। छोटे से हमने क्या लिया, एक एलिमेंटल चार्ज दिया, उसके लिए छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को डीबी बोला। म्यू नॉट आई 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे निकालनी है वहां से जो लेंथ का डायरेक्शन है उसको हम लेते हैं थीटा एंगल। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि लेंथ जब भी हम लेंगे तो टेंजेंटियल तो होगी, टेंजेंट तो बनाएगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा 1 हो गया। हमने जो भी कांस्टेंट टर्म सब बाहर निकाल दिया। अब जब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। डीएल यहाँ छोटी सी लेंथ, ये छोटी सी लेंथ, ये छोटी सी लेंथ, सबको जब पूरा मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलो नेक्स्ट। वैसे तो बच्चों क्या है, सेमी सर्कुलर लूप है। इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो सर्कुलर लूप है उसका आधा कर दो। बट आप लोगों को थोड़ा इसकी फील दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, तो देख लेते हैं, देख ही लेते हैं जब आपको फील दिलाना है इसका। देखो बच्चे, ये मैंने बना दिया सेमी सर्कुलर लूप। ठीक है, इसके यहाँ पर मान लो सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अगेन हम क्या लेंगे, ये रेडियस है, ये रेडियस है सर्कल का, और ये डीएल जो होगा वो यहाँ से टेंजेंशियल होगा, जो हो जाएगा हमारा डीएल। छोटा सामने ले लिया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा अगेन 90 डिग्री बनेगा। लेंथ इसी तरफ तो जा रही है तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री बन गया। तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा हुआ है, जो डीबी होता है, जो डीबी छोटे से चार्ज के लिए छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, डीबी किसके बराबर होती है, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये आर की बात हो रही है इसलिए मैंने इसको आर स्क्वायर बोल दिया। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, ये अगेन 1 बन जाएगा। थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो डीबी म्यू नॉट आई 4 पाई, जितने के जितने कॉन्स्टेंट टर्म है सबको हम बाहर कर लेते हैं। अगेन बाहर कर लेंगे तो ये भी आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या अंदर, बस खाली डीएल बचेगा। सेम कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो, अब डीएल ये क्या बताएगा, ये चीज, ये जो है आप लोगों को ये जो दिख रही है, ये जो चीज दिख रही है मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो बस खाली मैंने ऐसे लाइन बना दी है। ठीक है, ये कुछ है नहीं, ये सर्कल का, ये इस लूप का पार्ट नहीं है। अगर ये लूप का पार्ट हो जाता तो बात बदल जाती, क्योंकि ये भी एक वायर की तरह काम करने लगता है और ये वायर भी अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाता। हालांकि क्या है कि ये मतलब, चलो अभी ये टॉपिक जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, बट अभी बस इतना समझिए सर्कल का पार्ट नहीं है। तो अगर हम डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना पार्ट होगा, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको पता है, उसी का आधा कर दो, सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। तो ठीक है, क्या करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो 2 पाई आर किसका होता है, सर्कल का होता है, तो उसका आधा कर दो क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर से आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो हमारा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई, ठीक है, क्या आएगा 4 आर। ठीक है बच्चों, देखो सर्कल का क्या आया था, म्यू नॉट आई 2 आर, और ये क्या आया 4 आर, मतलब उसका जस्ट आधा कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेमी सर्कल का आ गया। अब क्वाड्रेंट का पूछेगा तो इसका 1/4 कर देना, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे जिसका पूछेगा हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, आपको समझ में आया, आधे सर्कल का आधा, क्वाड्रेंट का 1/4, ऐसे जितना पूछेगा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं गलती से आर्क आ गया, तो अगर गलती से आर्क आ गया तो क्या करेंगे आप लोग, तो उसी का सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ तब आप क्या कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, चलो निकाल लेते हैं ना, बताना क्या है, बताने से अच्छा मैं निकाल के दिखाता हूँ। ड्यू टू, ठीक है, यहाँ तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा गया, बट हम ट्रस्ट ही नहीं करते डायरेक्ट फॉर्मूले पे, जब तक हम उसको खुद से डिराइव ना कर लें सुकून ही नहीं मिलता है। सर जैसे 12th 11th क्लास में आए, डिराइव किए बिना फॉर्मूले पे बिलीव ही नहीं होता सही है कि गलत है। ठीक है, और जरूरी भी है डिराइव करना। ठीक है बच्चों, जो डेराइव जहां तक हो सके उस फॉर्मूले को हमें डेराइव करके देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशंस
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन बोर्ड एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। और आपका अगर आप नीट या जेई और या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें आपको डेरिवेशन तो आता नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेशन पूछता नहीं है, बट सवाल ऐसे घुमा के पूछता है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले के साथ कैसे खेलना है, फॉर्मूला बना कैसे है। अगर ये आपको पता है तो एक तो सवाल क्या है, इनफाइनाइट, स्काई इज द लिमिट, कहीं से सवाल बन सकता है। ठीक है, फिजिक्स का सवाल कहीं से बन सकता है। तो क्या कर सकते हो आप, अगर फॉर्मूले के साथ खेलना जानते हो, फॉर्मूले को अच्छे से स्टडी कर लिया है, तो आपको कहीं से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस पर उसको सॉल्व कर ही लोगे। तो इसलिए फॉर्मूले के साथ खेलना जरूरी है। फॉर्मूला रटने से कभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आपको पता होना चाहिए ओरिजिन क्या है फॉर्मूले की, फॉर्मूला बना कैसे, किस लिए बना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर ए की बात आती है या आर की बात आती है, तो आर क्या होता है बच्चों, जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और जिस पॉइंट पे निकालनी है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, उसी को आर बोलते हैं। ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं हम आगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, आर्क। अब आर्क के थ्रू बात हो रही है। अगेन हम क्या करेंगे, अपना थीम चेंज करेंगे। थीम बार बार ऐसे क्यों आ रही है, आई डोंट नो, ये भी बहुत घटिया सी थीम। ठीक है, चलो ये हमारी जो थीम है परंपरा अनुसार थीम लग चुकी है। अब मैं छोटे से आर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब आर्क बनाना तो मुझे खुद से ही पड़ेगा। ये है, मान लो ये छोटा सा एक आर्क है। ठीक है, सेमी सर्कल नहीं है बच्चों, ये आर्क है। रोटरी लाइन बना रहा हूँ, ये आर्क है। इसका जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है बच्चों, ये एंगल क्या है, थीटा है। अब इससे मुझे यहाँ, इससे यही सेंटर पे, इस आर्क के थ्रू इस सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। मान लो इसका जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, ये लाइन नहीं बनाएंगे हम, रेडियस को तो हमने डिनोट कर ही दिया है ना। तो इसके थ्रू हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ ओ पॉइंट पे। क्लियर है बच्चों? अगर हमें ये फॉर्मूला पता चल गया ना, तो इस सारे फॉर्मूलों का बाप है। जो आपने पीछे 2 फॉर्मूले पढ़े हैं वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ मैंने पढ़ाए हैं, बट क्या आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। मैं बता रहा हूँ ना कैसे करना है। देखो बच्चों, क्या होता है, हमने पढ़ा। अब छोटा सा एक एलिमेंटल चार्ज ले लो डीवी, छोटा सा एक एलिमेंटल एरिया ले लो, लेंथ ले लो डीवी, उसके थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये भी आर ही होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दो बस खाली। तो छोटे से एलिमेंटल चार्ज के लिए जो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम डीवी बोलते हैं। और डीवी का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, बार बार बताने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो क्या होता है फॉर्मूला, बोलो बोलो, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, अगर आर की बात हो रही है तो आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आर स्क्वायर। इस बार थीटा क्या हो जाएगा, अगर हम डीवी की बात कर दें, अगर हम गलती से डीवी की बात कर दें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई, थीटा 90 है तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा 1, हो जाएगा डी एल अपॉन आर। ठीक है, डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आपकी समझ में आए। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आए होंगे। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीएल को। डीएल को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलो हम डीएल को करते हैं इंटीग्रेट। और जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, जो जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। आर भी, रेडियस भी कांस्टेंट होती है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा यहाँ पे, बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब बताओ, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरी आर्क की लेंथ आएगी। और आर्क की लेंथ का एक फॉर्मूला मैंने बेसिक मैथ पढ़ाते टाइम बढ़ाया था आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में। जो आर्क होता है, आर्क की लेंथ होती है, अच्छा जो ये मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, तो जो थीटा होता है, मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था, जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। ये पढ़ा रखा है ना मैंने, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। तो आर्क किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस के बराबर हो जाएगा। आर्क किसके बराबर होगा बच्चों, थीटा इंटू रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो हम जब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी आर्क की लेंथ आएगी, और पूरी आर्क की लेंथ को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, थीटा इंटू आर से। तो हम वही काम करेंगे। ये याद रखना, ये फॉर्मूला, ये थीटा है क्यों नहीं है, थीटा अपॉन, थीटा का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क इज इक्वल टू, आर्क मतलब ये वाली पूरी की पूरी, ये पूरी लेंथ आर्क है, तो हम इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, थीटा इंटू आर। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो ये बी हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू आर। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे ये क्या आ जाएगा, मिला जुला के कुल, चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटू करते हैं, हो जा भाई छोटू,
ऊपर पहुंच, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर, और यहाँ ब्रैकेट में रहेगा थीटा। थीटा को हम ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें ये याद रखना है ये जो थीटा है वो कभी भी डिग्री में नहीं होगा, ये थीटा इज ऑलवेज इन, थीटा शुड ऑलवेज इन, शुड ऑलवेज इन रेडियन। रेडियन आपका थीटा क्या होना चाहिए, हमेशा रेडियन में होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, मोई में हो जाएगा। किसमें रहना चाहिए, हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर ये थीटा 30 डिग्री दे रखा है तो उसको आपको पहले रेडियन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड करा दूंगा, हालांकि स्लाइड में मेरे है नहीं वैसा क्वेश्चन, बट मैं ऐसा क्वेश्चन आपको अभी करा देता हूँ तुरंत, ठीक है। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अमीन बाबू को भी कर लेते हैं यहाँ पर, आजा आजा, ठीक है। बढ़िया से नोट्स रहेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो थीटा किस में होना चाहिए, हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ये मैंने निकाला, बस खाली ये जो डीएल लेंथ है, डीएल ये छोटी सी लेंथ और पूरी लेंथ मतलब पूरे आर्क की लेंथ, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, तो यही फॉर्मूला आया और यहाँ पे भी यही फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई 4 पाई आर, ठीक है, 4 पाई आर, ठीक है बच्चों। इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। अब क्या है ऑब्जर्वेशन में, क्या है, वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट सेंटर बाय द अबव फार्मूला। सर्कुलर लूप एट सेंटर से भी हम फाइंड कर सकते हैं, अगर पूरा सर्कुलर लूप दिया हो इसी फार्मूले से। अच्छा, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है, जैसे ये जो एंगल था बच्चों, ये जो एंगल था ये थीटा था, अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब 360 को हम लोग अगर रेडियन में चेंज, वो हाँ रेडियन में चेंज करें 360 को बच्चों, अगर 360 को हम रेडियन में चेंज करते हैं, 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई अपॉन 180 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारे 2 पाई हो जाएगा। अब हम उस फॉर्मूले में इस चीज़ को रखेंगे, इसी फॉर्मूले में एंगल की जगह 2 पाई रख देंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, इसको इसको काटो तो क्या हो जाएगा ये म्यू नॉट आई 2 आर, होगा कि नहीं बच्चों। और यही हमने सर्कुलर उसके लिए निकाला था, सर्कुलर लूप के लिए निकाला था, म्यू नॉट आई 2 आर अपॉन 2 आर, यहीं पे भी यहाँ पे भी वो हुआ म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ऐसे ही सेमी सर्कल का निकाल सकते हो, सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, बस खाली पाई होता है, बस खाली पाई होता है, पाई रख दो तो यहाँ 4 पाई आ जाएगा। तो आई होप आपके समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, वैसे भी आप लोग नहीं करते, कहने का कोई फायदा होता नहीं है। तो चलो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। मैं नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक हम लोग निकाल लेते हैं आर्क के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों क्या करना है आपको, ये ऑब्जर्वेशन याद रखनी है, पीछे की दो चीजें आप लोग याद रखो ना रखो, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, तो आप वो दोनों फॉर्मूले को याद करने से बचोगे। और क्वाड्रेंट दे देगा तो क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल दे देगा तो 180 डिग्री होता है, तो और सर्कल दे देगा तो 360 होता है, तो आप यहाँ पे रख रख करके निकाल सकते हो। तो आपको पीछे के दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं याद हो रहे हैं तो यही बस फॉर्मूला याद कर लो। बट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आपकी बुक्स में दे रखा है, तो मेरे पढ़ाना मेरी मजबूरी है, तो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकता, नहीं तो आप ही लोग बाद में कहोगे कि सर ने ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं। तो हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हमारी डील हुई थी एक क्वेश्चन आपको कराने के लिए, तो हम करा ही देते हैं क्वेश्चन। ये है एक सेमी वो आर्क, इसका जो एंगल है मान लो वो 60 डिग्री है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें मान लो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसके थ्रू यहाँ ओ पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, लिखते हैं b इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई 4 पाई आर इज इक्वल, ये हमारे पास फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई 4 पाई आर थीटा, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब जो जो चीजें हैं सब पुट करना शुरू करूंगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻⁷ होती है। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 1/4 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में चेंज करके क्या लिखेंगे, अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.04 मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट में सारे फेल करना है। और 60 डिग्री है, 60 डिग्री को अगेन हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से
क्या करते हैं बोलो, 6 3 पाई बाई 3, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 3। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आप लोगों को, कैलकुलेशन करो। मैं कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर से कर देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में करना ज़रूर कैलकुलेशन। ठीक है, मैं मेरे पास समय का होगा तो फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। मेरे पास तो ये यंत्र है, आपके पास ये यंत्र नहीं होगा एग्जाम में, तो आप लोगों को अपने मन से कैलकुलेट करना है। डिवाइडेड बाय 0.04 कितना आएगा, 1/0.04 की वैल्यू होती है 25। ये तो मुझे पहले से पता था 25। और ये पाई की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3.14, 3.14। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 1.04, और हमारा 10⁻⁻7 सिर्फ और टेस्ला होते हैं यूनिट, तो टी कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, अब कर लो मल्टीप्लाई, इसको क्लियर करना है हमें, ऑल क्लियर। 25 × 1.04, 25 × 1.04, ये हो जाएगा 26। बी इज इक्वल टू 26 × 10⁻⁻7 टेस्ला। इतनी कम मैग्नेटिक फील्ड, इतनी कम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, माइनस में जा रहा है, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके थ्रू। अब चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें क्या है, ये I2 है। ठीक है, इतना गंदी हैंड राइटिंग, इसको मैं I2 बोलना चाहूँगा, आप लोगों से बोल ही दे रहा हूँ। ये I2 करंट है, इसका डायरेक्शन यहाँ है। I1 करंट ये है, इसका डायरेक्शन ये I1 है। ठीक है बच्चों, ये R1 है और ये मान लो R2। क्लियर है। ठीक है, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड O, ये O पॉइंट है, सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ 30 सेकंड का। वीडियो को पॉज करिए, इसके बारे में सोचिए, फिर आंसर में बताऊंगा। आप लोग ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं आंसर लिखूँ आप लोग छाप लें। ठीक है, ऐसा तो मेरे राज में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से सबने पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया होगा। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। पहले तो देखना है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो चीजों के थ्रू, दो लूप्स के थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालेंगे। तो पहले देख लेंगे जो बी नेट होगा, ये दोनों को जोड़ने पे आएगा या घटाने पर आएगा, बी नेट। ठीक है बच्चों, हमारे मान लेते हैं इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 है। ठीक है, अब दोनों का अगर डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों का मिला करके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट दोनों का अगर डायरेक्शन डिफरेंस होगा तो दोनों का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो B1 के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में हमें अपना थंब रखना है और क्या करना है, ऐसे लूप बनाना है। मतलब O पे यहाँ मैंने करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रख दिया और यहाँ पे फिंगर को कर्ल किया। अरे क्या हो रहा है ये। ठीक है, फिंगर को अगर मैं यहाँ पे देखो, राइट हैंड में रहे, थंब रखा मैंने यहाँ, फिंगर जब कर्ल कर रहा हूँ तो इनवर्ट डायरेक्शन में जा रही है। B1 के थ्रू जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, इनवर्ट। इनवर्ट को हम कैसे दिखाते हैं, B1 के थ्रू जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, देखो ना, यहाँ पे मैंने थंब रखा और फिंगर जब कर्ल कर रहा हूँ तो O पे कहाँ, अंदर की तरफ जा रही है। तो B1 के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट है। अब B2 के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है, और O पे जब मैं फिंगर को कर्ल कर रहा हूँ तो बाहर आ रही है, तो ये आउटवर्ड है। ठीक है, जाहिर सी बात है, दोनों का करंट का जब डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होगी। तो हमारा जो बी नेट होगा वो क्या होगा, बड़े वाले को B1 मान लेते हैं, तो B1 माइनस B2 होगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड पता चलेगा तब आप जान पाओगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। बट हमें कोई नंबर्स नहीं दे रखे, नंबर के साथ नहीं खेला गया है, तो हम क्या लिखेंगे, बी नेट जो होगा वो B1 माइनस B2 होगा। अब सर्कुलर लूप वाला फॉर्मूला लगाओ, सर्कल वाला फॉर्मूला लगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। आपको पता है B1 के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी बच्चों, म्यू नॉट I, और क्या होता है, तो यही होता है ना बच्चों, सर्कल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पाई नहीं होता है सर, कैसी बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो I1 है, B1 के थ्रू जो I1 है, और ये क्या है, R1। ठीक है, यही होती है बच्चों, नाराज नहीं होना, यही होती है ना। ठीक है, यही होती है। अब B2 के थ्रू हमें देखना है, B2 के थ्रू म्यू नॉट I2 2/R2, यही तो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो B1 B2 को 3 आ गया। अब इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। बी नेट निकालने के लिए, पूरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे B1 को। पहले जो जो कॉमन है वो चीज़ें, अच्छा चलो मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, ज़्यादा स्टेप खाऊंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे। माइनस म्यू नॉट I2 टू R2।
अब यहाँ पे क्या करो, निकाल लो, यहाँ से कॉमन जो भी चीज़ें वो निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट कॉमन आ रहा है और बाई टू कॉमन आ रहा है। म्यू नॉट बाई टू कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, I1 R1 माइनस I2 R2, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो बच्चों आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। मैं तब तक एक घूंट पानी पी लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए और समझने की कोशिश करिए। समझ में ना आए तो मुझसे आप लोग वापस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। माइनस क्यों किया बच्चों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस से किया जाता है वेक्टर्स को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आप लोगों की स्क्रीन पे। प्यारा नहीं है, बहुत ही गंदा ये तो बन गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक लूप है, यहाँ से करंट जा रहा है, अंदर चला जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट। यहाँ से आया ऐसे ऐसे ऐसे, पाथ आपको करंट का दिखा दे रहा हूँ। ये येलो लाइन है, ये क्या बता रही है, पाथ ऑफ करंट बता रही है। पूरे में आई करंट बह रहा है। अब देखो किस किस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक तो ये वाले सेमी सर्कल के थ्रू होगी, मान लो इसको 1 मान लेते हैं। फिर इसके थ्रू होगी, इसको B2 मान लेते हैं। फिर ये वाला पार्ट भी तो है, इसके थ्रू होगी, ये क्या हो गया, इसके थ्रू होगी, इसको B2 मान लेते हैं, मतलब B3 मान लेते हैं, और इसके थ्रू होगी, उसको मान लेते हैं B4। और हमें कहाँ निकालना है, यहाँ O पे निकालना है। ठीक है, इस O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करके आपके सामने लाना है। और इसका जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो R1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, आउटर वाला जो आपका वो है सेमी सर्कल है, उसका रेडियस R2 है। ठीक है, तो हम वापस से वही कहानी करते हैं। क्या होगा, B1 पहले, अच्छा जो बी नेट होगा वो किसके बराबर होगा, हमें देख लेना है पहले। इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बार स्क्रू रूल लगा लेंगे, कि बड़ा ज़्यादा तकलीफ हो रही है ऐसे निकालने में। देखो यहाँ करंट के डायरेक्शन में हमारा थंब, और मैग्नेटिक फील्ड ओ पे कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। ऐसे घुमाओ ना, ओ पे कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। इधर से अगर हम ओ पे देखेंगे तो कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ आएगी। वो कह रहा है थंब के डायरेक्शन में हमारा ये होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। थंब के डायरेक्शन में हमारा अंगूठा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो दोनों के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके थ्रू यहाँ पे हमारा करंट का डायरेक्शन है, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। इसके थ्रू हमारा करंट का डायरेक्शन ये है, और ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जाएगी। तो इन दोनों से तो माइनस होगी, क्या होगी बच्चों, इन दोनों से माइनस होगी। बस समझो, हाथ लगा लगा के देखो, मेरा हाथ तो पूरा मुड़ जा रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के चक्कर में। ठीक है, तो आप लोग हाथ लगा लगा के देखिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, इसका अगर हमें डायरेक्शन लिखना होता बच्चों, इसका अगर हमें डायरेक्शन लिखना होता तो मैग्नेटिक फील्ड नेट कहाँ पर आ रही है, तो B1 के थ्रू जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहीं तो आएगी, क्योंकि B1 माइनस B2 किया है, इसको तो माइनस से कुछ कट जाएगा। तो इसका अगर हमें डायरेक्शन भी लिखना हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, अगर हमें इसका डायरेक्शन भी लिखना होता तो हम रखेंगे कहाँ पे, करंट के डायरेक्शन में। तो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इनवर्ड। यहाँ लिख दो इनवर्ड। ठीक है, यहाँ आप लोगों ने सोचा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट, तो हमारा जो बी नेट होगा। अच्छा ठीक है, अब हम पहले एक बार सबके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर माइनस प्लस करेंगे। तो चलो पहले निकाल लेते हैं B1 के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। B1 के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। B1 के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, वो क्या है बच्चों, निकालो B1 के थ्रू, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन, ये सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा 4, आर कौन सा, उसके थ्रू निकालने तो R2, और करंट आई है, इसमें भी हर एक में करंट कितना जा रहा है, आई ही जा रहा है। और B2 के थ्रू म्यू नॉट आई 4 आर R1 R1। ठीक है बच्चों, और B3 और B4 के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। क्यों, मैंने बताया था ना, अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। ये अलोंग छोटा सा वायर, इसके अलोंग सेंटर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो B3 मैंने पिछले लेक्चर में अपने बताया था, B3 के थ्रू जीरो होगी, क्योंकि O
क्या हो रहा है, मैं अंडू बटन दबा रहा हूँ, बैक बटन दब जा रहा है। जीरो होगी, क्यों जीरो होगी? क्योंकि along the wire along the wire मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको बी लिख देते हैं, बी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। ऐसे बी4, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, तो हमारा जो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसके थ्रू आएगी? इन दोनों के थ्रू। और दोनों का जो डायरेक्शन है बच्चों वो अपोजिट है, तो हम बी नेट लिखेंगे, बी नेट इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। बड़ा वाला मान लेते हैं, ये बी वन जो है वो बड़ा है और बी टू जो है वो छोटा है। ठीक है, तो बी वन हमारा जब बड़ा है तो क्या हो जाएगा? बी वन माइनस बी टू। बी वन कितना दे रखा है? म्यू नॉट। दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो चीज़ें मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, बस यहाँ पे क्या बच रहा है? वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर। ठीक है बच्चों, कॉमन लेके मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी हमारी आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रही है, तो लिखोगे डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड। जो बड़े के थ्रू होगी वही डायरेक्शन होगी। अरे बच्चों ये तो समझो, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है जो बड़े के थ्रू वो डायरेक्शन होगी। मान लो ये एक ब्लॉक है, इधर हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर हमारा 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक किस तरफ जाएगा? जहाँ बड़ा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जिधर ज़्यादा है उसी तरफ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। वही मेरा समझाने का मकसद था। ठीक है, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा नोट्स, तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक भेज दूंगा आपके कमेंट में। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों के ये भी समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। अब ये क्या दिया हुआ है? ये आर्क वाली कंडीशन कुछ कुछ लग रही है, लग रही है कि नहीं बच्चों? बताओ, आर्क वाली कुछ कुछ कंडीशन लग रही है। हाँ सर लग रही है। इसमें दो आर्क दिए हुए हैं, ये भी लूप है। इसमें मैं आपको करंट का डायरेक्शन, करंट दिखा दूँ कहाँ से कहाँ तक दौड़ रहा है करंट। यहाँ से देखो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये दोनों, ये कोई पार्ट नहीं है, बस खाली ये आर दिखाने के लिए रेडियस। एक का रेडियस ए है और एक का रेडियस बी है। ठीक है बच्चों, और करंट आई है, पूरे में आई होगा, और ये एंगल क्या है? थीटा है। क्लियर है बच्चों? ये भी करंट आई है, ये भी करंट आई है, और ये भी करंट आई है। ठीक है बच्चों, सेम कंडीशन फॉलो होगी, सेम लॉ लगेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे और कल के क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। अब एक्सिस पे निकालना है। अभी तक हमने कहाँ निकाला है? सेंटर पे निकाला है। अब बच्चों कहाँ निकालेंगे? एक्सिस पे। एक्सिस सर्कुलर लूप है, उसके यहाँ एक्सिस पे, यहाँ से मान लो, यहाँ सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ एक्सिस ओ पे, यहाँ पर निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम अगेन छोटा सा एक पार्ट ले लेंगे डी एल, उसके थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, उसको मिला देंगे। मान लो ये जो है कैपिटल आर है इसका रेडियस। क्लियर है बच्चों? इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। और ये देखो, ये क्या होगा? जो करंट होगा हमारा, जो करंट होगा, ऐसे लूप है, करंट इस डायरेक्शन में मान लो बह रहा है, और ये वाला अगर हम डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, क्या मानेंगे? इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल आर। तो जो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा वो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। और ये जो देखो, मान लो ये लूप है, लूप में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और ये डायरेक्शन है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? और मुझे कोई लूप नहीं मिल रहा है। ये मान लो लूप है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर जा रहा है, और ये यहाँ पर है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में। 3D में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। क्या आप सोच पा रहे हैं 3D में? क्या ये मेरा ऑन है माइक, या क्या दिक्कत आ रही है? माइक तो ऑन है, माइक ऑन है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा 3D में आपको सोचना है। ये मेरे पास सर्कुलर लूप है, ये छोटा सा लूप है, इसके थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट इस तरफ फ्लो हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालने, तो दोनों 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक, अब ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं इसके थ्रू? जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, हम छोटे से मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं डी बी, तो वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई 4 पाई साइन डी एल साइन, क्या होता है? डी एल साइन, डी एल साइन, यही होता है बच्चों। यही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, यही होता है। बट देखो, अगर इस एलिमेंटल चार्ज के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, वही चार्ज यहाँ पे ले ले मैग्नेटिक फील्ड निकाले इसके थ्रू, तो यहाँ पर होगी। तो हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर भी आ रही है कुछ मैग्नेटिक फील्ड,
कुछ dB इधर आ रहा है इस वाले के थ्रू, कुछ dB इधर आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस और साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा। जब भी दो वेक्टर ऐसे ऐसे चले जाते हैं तो हमें उसका नेट जो होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट। एक यहाँ पे बनेगा कॉस कंपोनेंट। थोड़ा सा दिल थाम करके बैठना है, कि मुझसे जब भी मैं अंडू दबाने जाता हूँ बैक बटन खिसकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग एकदम ध्यान से बैठना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। कौन सा कलर यूज करूँ, लाइट ग्रीन। ये एंगल जो है वो थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। ये जो मैग्नेटिक, इसके थ्रू यहाँ पर कॉस कंपोनेंट इसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों अगेन डी बी टी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। और दोनों के थ्रू यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके थ्रू भी डी बी साइन थीटा होगी, और इसके थ्रू भी डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का सेम होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन में अगर आप थंब रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आते हुए दिखेगी। इसको थोड़ा सा 3D में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अभी तक 2D में सोचा है, थोड़ा 3D में सोचोगे तो समझ में आएंगी चीजें। तो दोनों किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अब कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी, जो बी नेट होगा, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। होगा कि नहीं बच्चों, इस बात से एग्री कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डीबी की जगह डीबी साइन थीटा होगी। तो हमें डीबी की वैल्यू पता है। अब देखो इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग करते हैं छोटा। छोटा तो खैर कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये पेज थोड़ा सा अलग है, बट यहाँ पे मैं करने की कोशिश करता हूँ निकालने की आप लोगों के लिए, या हाँ यहीं पे निकालना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। अब हम जब डीबी की बात करें, डीबी तो ये होगा, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो म्यू नॉट आई 4 पाई डी एल साइन थीटा, मतलब 90 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, इतना लिख जाएंगे डीबी की वैल्यू। और हम साइन थीटा की बात करें बच्चों, जो हमारा साइन थीटा है वो क्या है, साइन थीटा हमारा क्या होता है, ये अगर एंगल थीटा है तो हम साइन थीटा की बात करें तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर ये है रेडियस वाला कैपिटल आर अपॉन हाइपो क्या है, स्मॉल आर है, ये लिख सकते हैं, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर लिख सकते हैं बच्चों। हाँ सर लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह ये पुट कर देंगे हम लोग, और डीबी की जगह पर ये चीज़ पुट कर देंगे। तो हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट, वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की जगह पर म्यू नॉट आई 4 पाई डी एल लिख सकते हैं, और साइन थीटा की जगह पर, अच्छा यहाँ आर स्क्वायर भी गायब हो गया ना, यहाँ क्या होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। यहाँ पर भी आर स्क्वायर होना ही चाहिए, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर, आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आए, स्क्वायर को लिख दिया मैंने आर। ठीक है, डीबी की जगह पर ये लिखा है, साइन थीटा की जगह पर ये लिख दिया मैंने। अगर इसको अब आगे सॉल्व करो, बी नेट की अगर बात करो आगे, तो क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दो, म्यू नॉट 4 पाई, कांस्टेंट है, करंट भी आई कांस्टेंट है। अब देखो वेरिएबल हमें कितना दिख रहा है यहाँ पे, रेडियस भी कांस्टेंट है, उसको भी हम बाहर ले सकते हैं। रेडियस जो है हमारा वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये जो आर डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, आर क्यूब, ये भी बाहर आ जाएगा। क्यों कांस्टेंट है बच्चों, ये आर होगा, आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, आर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो आर भी कांस्टेंट है। यहाँ से जब सर्कल के सरकमफ्रेंस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस लो तो क्या होगा, वो कांस्टेंट ही होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेप था, इसको आप गोल गोल सरकमफ्रेंस से पूरे घुमाओ, ये वाला पॉइंट आपका फिक्स ही रहेगा, तो कहीं पे भी ले जाओ ये डिस्टेंस बदलेगा नहीं। तो आर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और अंदर क्या बचेगा बच्चों, बेचारे ये डीबी डीएल बचेगा अंदर। आई होप समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए आप लोग, समझ में आया या फिर नहीं आया। आपकी अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, मैं आगे भी लिख दूंगा इसको। बस अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज में। वापस से थीम की गड़बड़, थीम की गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख, क्या था आया था हमारा, यहाँ पर क्या चीज़ आई थी, इसको लिख लेते हैं वापस से। बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई आर, आर क्यूब, म्यू नॉट 4 पाई आई आर, और यहाँ पर आया था आर क्यूब, और यहाँ आया था डी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, बी नेट की। अब अगर हम डी एल करेंगे बच्चों, अगर हम डी एल करते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर, और इसको रहने दो अभी सब कुछ, 4 पाई आर क्यूब। डी एल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 पाई आर। आएगा कि नहीं, इस बात से एग्री कर रहे हो, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हम पहले भी देख चुके हैं ये चीज़, ये हो जाएगा 2। तो हमारा जो बी नेट आएगा वो किसके आ जाएगा, म्यू नॉट
आई आर अपॉन 2r³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर आर को मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको r³ को देखो, r³ हमने क्या माना था, वेरिएबल माना था, ये क्या था, ये हमने अपने आप से लेट किया था। हमें क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या दिया रहेगा आपको, एक आर रेडियस की एक रिंग है, उससे x डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे ही दिया रहेगा, ये थोड़ी डिस्टेंस दी रहेगी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। हमें पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पता है, हाँ सर थैंक गॉड हमें पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसकी जगह पे हम ये चीज पुट कर सकते हैं, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये 2 हो जाएगा बाहर, और इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट अगर लिखना है इसमें पावर, मतलब आर को ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, और पहले से पावर 3 है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3/2 हम लिख सकते हैं, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 इस पे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो आई होप आपका ये वाला भी समझ में आ गया होगा। सिंपल सा टॉपिक था, आज का हमारा लास्ट टॉपिक भी था ये, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको जल्दी जल्दी से आप लोग छापे, पहले मैं यहाँ का ऑन करके हट जा रहा हूँ, पीछे वाला चीज़ हटता हूँ, जल्दी से भागो भागो, जल्दी से इसको नोट करें, पॉज करें और नोट करें, जल्दी 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 इस चीज़ को नोट करिए बच्चों। और फिर नेक्स्ट पेज भी ऑन कर देता हूँ और फिर से भाग जाता हूँ, जल्दी से नोट करो, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक रिंग है जिसका जो कि रेडियस है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं छोटी सी रिंग है, अब मीटर में मानते हैं बातें, ठीक है, क्योंकि बड़ा दिक्कत हो जाता है कन्वर्ट करने में, तो मीटर में मान लेते हैं। एक रिंग है, ऐसे है ये रिंग, रिंग ही नहीं बन रही है अच्छे से, बताओ कितनी गलत बात है। ये एक रिंग है, ठीक है, जो इसका रेडियस है वो मान लेते हैं 2 मीटर्स है, इससे आपको 4 मीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और इसमें जो करंट है वो मान लो 3 एम्पियर है। ठीक है बच्चों, इसमें जो करंट है वो क्या है, 3 एम्पियर का है, और कुछ जानकारी छूटी नहीं छूटी। ठीक, तो हम इसके थ्रू निकालने का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, B इज इक्वल टू, क्या पढ़ रखा है, म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ पर देख लेते हैं क्या पढ़ रखा है हमने फॉर्मूला, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट, गलती हुई बच्चों, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये पढ़ा है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, अच्छा हमने पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷ होते हैं, तो म्यू नॉट की खाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ लिख सकते हैं ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट की जगह लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आर रेडियस है, रेडियस कितना है 2 देखा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अगेन, और ये क्या रहेगा आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 तो पावर 3/, क्लियर बच्चों। तो b इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, ये बच्चों वाली चीज़ें पहले काट लेंगे, अभी हो जाएगा 20, बड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को हम यहीं पे विराम देंगे, आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, मेरा कैलकुलेशन करने में पूरा दिन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के, वैसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आएगी नहीं एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में तो बिल्कुल इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आएगी, और किसी एग्जाम में आपकी केमिस्ट्री वगैरह में आ सकती है, माइक हिस्ट्री लॉ है। ठीक है, तो बच्चों यहीं के आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग रोक देंगे, और कल हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।